हेलो गाइस, आई एम मुकेश कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफ़र जीरो से हीरो तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कि हम लोग पॉलिटी का एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। आज हम लोग इस टॉपिक की विस्तृत रूप से व्याख्या देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग और इसको अच्छे से समझेंगे। ये जो आज का टॉपिक है ये आपको किसी भी स्टेट लेवल से लेके आपका यूपीएससी लेवल मेंस तक में आपको मदद करेगा और यह वीडियो आपको बहुत कुछ सीखने में मदद करेगा। तो आज हम लोग सीधा सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। आज हम लोग ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे क्योंकि बातों का कोई मतलब भी नहीं है, और क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग सीधा सीधा जुड़ने का प्रयास करते हैं। और हाँ, प्लीज़ वीडियो स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा इसमें, क्योंकि आपको आज बहुत ही ज़्यादा इसमें मज़ा आने वाला है। क्योंकि मैंने अपने स्तर से इसमें कोई भी कमी नहीं रखी है, मैंने आपको समझाने का पूर्णतः प्रयास किया है इस स्लाइड के माध्यम से। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा। आज मैं आपसे लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा। अगर वीडियो आपको लास्ट में अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब तब करिएगा। और सीधा सीधा हम लोग स्लाइड से जुड़ने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने फ्रंट में देखा होगा कि हम लोग पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले थे कि संविधान क्या होता है, जैसे और संविधानवाद क्या है, या हमारी जो ये प्रस्तावना है प्रियम्बल जिसे बोला जाता है, तो इनकी क्या ज़रूरत पड़ी और इसकी आवश्यकता है क्या, या आने वाले समय में इसकी आवश्यकता किस प्रकार से पड़ेगी। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले हमारा भारत देश जो था वो गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, पुर्तगालियों का गुलाम था, डेनिशों का गुलाम था या फ्रांसीसियों का गुलाम था। इसके बाद फिर मुग़ल आए, उन्होंने राज किया अपना, और धीरे धीरे करके व्यवस्थाएं इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि फिर हमारी जो भारतीय जनता थी उसे परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो जब उन्हें ज़रूरत पड़ी कि इस तरह तो काम बनने वाला है नहीं, तो उनके मन में एक विचार आया कि इस भारतवर्ष को चलाने के लिए एक व्यवस्था करनी होगी जिसके माध्यम से हम लोग पूरे अपने भारत में शासन कर सकें और लोगों को एकजुट कर सकें। तो मेन रीज़न वही था कि इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी थी कि हमारे मन में यह विचार आया कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं और हम अपना शासन खुद से चलाना चाहते हैं। तो इसलिए किसी भी, आप लोग जानते ही होंगे, किसी भी देश को चलाने के लिए एक अच्छे शासन के या प्रशासन की ज़रूरत होती है जिसके माध्यम से सभी कामकाज अच्छे से हो जाते हैं। आप एक परिवार के माध्यम से समझिए, जैसे मान लीजिए आपके घर में 8 लोग हैं और 8 लोगों में से आपके 8 लोगों के विचार अलग अलग हैं। तो आप लोगों के घर में पाएंगे कि कलह जो होगी यानी लड़ाई झगड़े होंगे वो लगातार बढ़ते रहेंगे। तो अगर आप लोग इसी तरह पूरे भारत में अगर मान लिया जाए कि पूरा भारत जो है वो भी एक घर के समान ही है। तो जैसा आपके घर में 8 सदस्य हैं वैसे भारत में अब इस समय तो काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या, तो इतने बड़े देश को प्रशासन करना बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। तो उसी के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है जिसे हम लोग संविधान के रूप में जानते हैं। इसमें सारे उनके आदर्शों, मूल्यों और उनके गुणों का जो भी हमें ज़रूरत होती है या जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उनको निपटाने के लिए एक मतलब बेहतरीन सी व्यवस्था रखी जाती है उसके अंदर। तो वो एक ब्यौरा होता है, तो उसी को संविधान बोला जाता है। तो आइए हम लोग स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कि संविधान होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछे अगली बार से कि संविधान होता क्या है तो उसको आप लोग इस स्लाइड के माध्यम से याद कर लीजिएगा और सटीक सा आंसर दे दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा आपका। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि संविधान किसी देश के शासन को आधार प्रदान करता है। इस पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए उसमें कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं, तो उसी प्रकार अपना संविधान है जो पूरे भारतवर्ष को कंट्रोल करता है। और दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि जो प्रलेख या दस्तावेज कानूनों तथा नियमों को अंतर्विष्ट या समाहित करते हुए सरकार के स्वरूप को निर्धारित करने के साथ साथ नागरिकों एवं सरकार के बीच संबंध भी निश्चित करता है, उसे संविधान कहा जाता है।
मैंने पहले ही बताया कि जो नियम कानून होते हैं वो एक दस्तावेज में रखे जाते हैं और उसी दस्तावेज को हम लोग संविधान बोलते हैं। और वो जो संविधान होता है उसी के दायरे में हमारी चुनी हुई सरकार जाती है जो हमें प्रशासित करती है और हम उसके प्रशासन के अंतर्गत अच्छे से कामकाज करते हैं। तो चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि संवैधानिक सरकार, आपसे अगर पूछा जाए कि संवैधानिक सरकार क्या है उस पर टिप्पणी लिखिए, तो सीधा सा आप लोग स्लाइड के माध्यम से देख पाएंगे कि इसमें लिखा गया है कि संविधान उस राज्य का कानून तथा नियमों द्वारा शासित करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो संविधान के द्वारा नियमित एवं नियंत्रित होती है। यानी कि जो संविधान के अंडर में रह करके उसका पालन करती है वही संवैधानिक सरकार कहलाती है। तो आप लोग इस पॉइंट को भी समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के पॉइंट में। यहाँ पे लिखा हुआ है संविधानवाद। अच्छा, कभी कभार आप लोगों से पूछा जाता है कि संविधानवाद होता क्या है, हम लोग किस चीज़ को मानते हैं, मतलब किस प्रकार से शासित हो रहे हैं, तो उसी के बारे में आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो हम लोग स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कि संविधान होता क्या है। एक्चुअली पहले पॉइंट पे दिया गया है कि संविधानवाद से अभिप्राय है संवैधानिक सरकार से। मैंने जैसा कि पहले भी बताया आपको कि संविधान के अंडर में रहकर जो सरकार होती है और उनके सिद्धांतों का पालन करती है और उसमें विश्वास करती है वही संविधानवाद कहलाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि संविधानवाद के अंतर्गत संवैधानिक सरकार एक लिखित संविधान द्वारा शासित एवं नियंत्रित की जाती है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा भारतीय संविधान जो है वो हस्तलिखित संविधान है, तो उसी के द्वारा हमारी जो भी चुनी हुई सरकारें हैं वो हमको नियंत्रित करती हैं, हमारे लिए योजनाएं लाती हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट दे रखा है कि संवैधानिक सरकार जो होती है वो अथवा संवैधानिक नियमों में आस्था रखना संविधानवाद कहलाता है। आप लोग जानते, आप लोगों से मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि हम लोग जिसके द्वारा शासित किए जा रहे हैं या जो हमें रेगुलेट कर रहा है, जिसका हम कहना सुनना मानते हैं और जिसके दायरे में रहकर हम लोग काम करते हैं, तो वही हमारा संविधान कहलाता है। और संविधान को अगर हम लोग मानते हैं तो हमें ही संविधानवाद कहा जा सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि संविधानवाद है क्या। तो चलिए देखते हैं अगली स्लाइड। ये यहाँ पे दिया गया है प्रस्तावना। आइए हम लोग प्रस्तावना के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लोग देखिए कि प्रस्तावना हमारे संविधान के शुरुआती दौर में शामिल नहीं थी। आप लोगों में से पढ़े भी होंगे कि जवाहरलाल नेहरू जी जो थे तो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इसे पारित किया था। उन्होंने संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को स्वीकार भी इसे कर लिया था और पेश इसको किया था उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। तो वही आगे चल कर के जो हमारी उद्देश्य प्रस्ताव था वही हमारी प्रस्तावना का आधार बना था। तो आप बहुत कम लोग जानते होंगे कि प्रस्तावना जो है कि वो कब हमारे द्वारा अपनाई गई थी। तो आगे इस स्लाइड में आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं इसमें आगे क्या है। माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि पहले इसको प्रस्तावना नाम से नहीं जाना जाता था। जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे इसको उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब संविधान सभा के समक्ष पेश किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 13 दिसंबर 1946। और आपसे एक क्वेश्चन और इसी में पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा था तो उसको कब स्वीकृति मिली थी। तो आप लोग आंसर क्या करेंगे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्रदान किया गई थी। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको शुरुआत में प्रस्तावना के रूप में नहीं जाना जाता था। इसे केवल एक मूल उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था जो संविधान के ढांचे से रिलेटेड था कह सकते हैं। और ये हमारे संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान करता है। यानी हमारे जो संविधान है उसके अंदर जो भी आदर्श हैं, जो भी न्याय की बात की गई है, तो उनका सबको एक मूर्त रूप प्रदान करता है कि मतलब ये पूरा अपने आप में समाहित करता है। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड। और यहाँ पे दे रखा है
कि प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों एवं उद्देश्यों तथा मौलिक नियमों का उल्लेख किया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बताया कि संविधान जो होता है तो उसके अंदर नियम कानून सब हमारे आदर्श व्यवहार जो भी होते हैं, जैसे करने होते हैं, जो भी नियम होते हैं उनको फॉलो करना होता है, वही सब दिया गया है। प्रस्तावना को किसी पुस्तक की भूमिका के रूप में देखा जा सकता है। हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल समझने वाली बात है कि जो हम लोग, जैसे हमारी कोई बुक होती है तो उसका जब हम लोग फ्रंट पेज खोलते हैं या दूसरा पेज खोलते हैं तो उसमें आप लोग एक भूमिका देखते हैं कि इस पुस्तक में दिया क्या है, किस बारे में दिया है, उसका पूरा एक स्मरण तथ्य उसमें रखा जाता है, जिसके माध्यम से हम लोग पता कर पाते हैं कि इस किताब के अंदर क्या दिया गया है या क्या इसकी विषय सूची है। तो वही हमारे जो प्रस्तावना है तो वो यही दर्शाती है कि हमारे संविधान में किस प्रकार से किस चीज़ का व्याख्या की गई है और क्या क्या आदर्श हमारे लिए रखे गए हैं, क्या क्या नियम हमारे बनाए गए हैं। तो उसकी संपूर्ण व्याख्या हमारी प्रस्तावना करती है। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान की मार्गदर्शिका कहा जाता है। ये भी पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना को किसे संविधान की कुंजी के रूप में जाना जाता है, तो संविधान की कुंजी के रूप में आपकी प्रस्तावना को जाना जाता है। आगे की स्लाइड में पढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना के रूप में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों से कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो पहले प्रस्तावना के रूप में नहीं जाना जाता था, और अब हम लोग इस स्लाइड में यही देखेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना के रूप में कब कन्वर्ट हुआ और प्रस्तावना के रूप में हम लोग कब जान पाए इसे। तो आप लोग चलिए देखते हैं इसको स्लाइड में। यहाँ पे पहला पॉइंट है संविधान का आरंभ प्रस्तावना से होता है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे पहले आपको प्रस्तावना पढ़नी पड़ती है, इसके बाद में उसके अंदर सारा ब्यौरा दिया जाता है। जबकि यह सबसे पहले प्रस्तावना के रूप में अस्तित्व में नहीं आया था। ये तो आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद नोट में क्या लिखा है, प्रस्तावना संबंधी प्रस्ताव 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव तो जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे संविधान सभा के समक्ष पेश किया था, लेकिन अब उसी उद्देश्य प्रस्ताव को जब स्वीकृति मिल गई थी तो उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो इन्होंने इसको उसके फ्रंट पेज में मतलब प्रस्तावना के रूप में लाने के लिए इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया। तो ये जो प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, मतलब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, जब इन्होंने पेश किया तो इन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। सीधा सीधा साफ शब्दों में इन्होंने बोला था कि जो प्रस्तावना हमारी है वो संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। और आगे लिखा गया है कि यह प्रस्ताव 2 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया और संविधान का भाव बन गया। यानी कि जो प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव था हमारा वो 2 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा, और ये हमारी वहीं से प्रस्तावना कहलाई जाने लगी। आप लोग समझ गए होंगे। हो सकता है कई लोग आप में से ये पॉइंट कभी ना देखे हों, तो मैंने पहले भी आपसे बोला था कि आपको आज बहुत मज़ा आने वाला है और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको बहुत कुछ नया मिल रहा है। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड में। यहाँ पे दिया गया है, यह विवादास्पद प्रश्न है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। आपने सुना होगा इसके पहले कई मुकदमे आए थे, जैसे बेरूबाड़ी हो गया, आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य हो गया, इसके बाद गोलकनाथ हो गया आपका। तो इस तरह से कई मुकदमे दायर किए गए थे क्योंकि ऐसी सिचुएशन बनती गई कि उनके कारण मुकदमे दायर होते गए और हमारे संविधान में यह प्रश्न उठने लगा कि क्या प्रस्तावना जो है हमारी संविधान का अंग है या नहीं। क्योंकि अभी तक तो यही माना जाता था कि ये जो सब हमारी प्रस्तावना है ये हमारे संविधान की व्याख्या करती है, तो इसको हम लोग अंग माने या नहीं। क्योंकि एक मामला उठा था बेरूबारी का फैसला, इसमें 8 न्यायाधीशों की पीठ थी। तो काफ़ी बड़ा इसका टॉपिक है, लेकिन मैं छोटे शब्दों में आपको बता दूं और आपको कभी नहीं भूलने वाला है। ये जो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, जो बाउंड्री का निर्धारण हुआ था उस समय, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ था। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे तो उन्होंने क्या किया, इसको सर रेडक्लिफ जो थे तो उन्हें यह कार्यभार सौंप दिया कि आप मतलब लाइन इसमें खींच दीजिए और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दीजिए। तो उन्होंने क्या किया
कि वो लाइन तो खींच गए क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा भारत की जानकारी नहीं थी। और एक विवाद वो छोड़कर ये चले गए कि जो एक बेरुबाड़ी मतलब ये पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में, भारत के पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के दक्षिण भाग में एक जगह था जिसका नाम बेरुबाड़ी था। जैसा कि मैंने बताया बेरुबाड़ी जो मामला है तो ये वहीं से उठा हुआ है, ये पूर्वी पाकिस्तान से सटा हुआ था। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, इस जगह को रेडक्लिफ महोदय ने दिया तो इंडिया को। अब प्रश्न देखिए यहाँ पे कि जो ये जगह थी तो रेडक्लिफ महोदय क्या कर गए, वो दे तो गए इंडिया को, लेकिन वो लिखना ये भूल गए कि ये किसके दायरे में आएगा, पाकिस्तान लेगा इसको कि भारत लेगा। वो बहुत ही मतलब बुरी हालत में छोड़ के चले गए इसको। फिर क्या हुआ, इसी का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान ने पहली बार 1952 में बेरुबारी संघ का मुद्दा उठाया। भाई अब पाकिस्तान को मौका मिला कि वो ये ज़मीन ले भारत के कब्जे में जो भी है। चूँकि बेरुबारी एक मुस्लिम बाहुल इलाका था तो इसलिए पाकिस्तान ने और उसमें सहमति जताई और दिलचस्पी जताई। लेकिन पाकिस्तान ने इसका तर्क क्या दिया कि ये भारत के क्षेत्र में गलत तरीके से चला गया है। उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री जो थे फिरोज शाह नून पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और हमारे भारतीय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे। इनके बीच जो समझौता होना था वो नहीं हो पाया था। ये बात सितंबर 1958 की है। इसके बाद क्या हुआ कि जो इन लोगों के बीच में आगे चल के एक फैसला दिया गया इन्हीं दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में, फिरोज शाह नून और ये जो आपके जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में, कि बेरुबाड़ी क्षेत्र जो है वो दो भागों में आपका विभक्त कर दिया जाए, आधा हिंदुस्तान को दे दिया जाए और आधा पाकिस्तान को। लेकिन अब हुआ क्या वहाँ पे कि पाकिस्तान पश्चिम बंगाल जो था तो उसी का ये इलाका था बेरुबाड़ी। तो वहाँ की जनता क्या थी, वो जवाहरलाल नेहरू जी से नाराज़ हुई। इसलिए क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो चुने हुए प्रधानमंत्री थे, तो इस वजह से कि भाई चुन करके तो हमने भेजा है जवाहरलाल नेहरू जी को, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, देश को अलग थलग कर रहे हैं और पाकिस्तान को इसका मतलब आधा हिस्सा दिए दे रहे हैं। तो इसी बात का विवाद उठता गया और फिर प्रश्न ये उठा जब भाई सरकार की बहुत ज़्यादा नाकामी देखने को मिले या उनकी बुराई होने लगी लोगों के द्वारा, तो ये प्रश्न उठा कि ये जो जगह है इसको अनुच्छेद 3 के तीसरे प्रावधान के तहत इसमें अमेंडमेंट किया जाए या 368 के तहत इसमें अमेंडमेंट किया जाए। भाई क्योंकि संवैधानिक रूप से उसको देना पड़ेगा तो उसके लिए भाई आपको प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र जो है हमारा वो संविधान का पूर्णतः पालन करता है। अच्छा, उस समय क्या था, राष्ट्रपति जो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष भी वो एक्चुअली रह चुके थे, तो उनके सामने और संविधान भी जो था वो उन्हीं के सामने बना हुआ था। तो उन्हें थोड़ा सा रियलाइज हुई ये बात कि संविधान बनाने में कहीं ना कहीं कमी रह गई। तो उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार जो होता है तो उसका उन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने सीधा कोर्ट से पूछा, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने दो चीज़ें पूछी थी कि क्या बेरुबाड़ी यूनियन से संबंधित समझौते के कार्यान्वयन के लिए कोई विधायी कार्रवाई आवश्यक है, और दूसरा उन्होंने पूछा था अगर करना आवश्यक है तो क्या यह अनुच्छेद 3 के तहत किया जाना उचित रहेगा या अनुच्छेद 368 की मदद से संविधान में संशोधन करके। तो काफ़ी मुद्दा ये बड़ा होता गया धीरे धीरे करके। अच्छा, उस समय यहाँ पे कुछ कानूनी पेंच इस प्रकार से फंस गया था क्योंकि 7वीं अनुसूची जो है आपकी संघ सूची के एंट्री नंबर 14 जो है, आप लोग इसको लिखते जाइएगा, एंट्री नंबर जो आपकी 14 है उसके अनुसार भारत जो क्या है किसी अन्य देश के साथ संधि समझौते कर सकता है और उस समझौते को देश में लागू भी कर सकता है। तो भाई इस हिसाब से तो बेरुबाड़ी जो जगह थी वो उनको दे देनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता जो थी वो परेशान थी कि क्यों दे दिया जाए भाई, हम अपनी ज़मीन क्यों दे दें। और एक आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 253 अनुच्छेद है, तो जिसके अनुसार विदेशी देशों के साथ साथ संधियों और समझौतों क्रियान्वित करने के लिए कानून भी बना सकता है। यहाँ पे भी भाई भारत की एक गोटी फंस रही थी, तो अब करता तो क्या करता।
और एक जगह और प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 245 में कि संसद को भारत के क्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार है। भाई आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो भी अपने यहाँ की जो भी नाम चेंज होता है या सीमा का निर्धारण होता है सब संसद के द्वारा होता है। और एक अनुच्छेद है इसमें 248 बताता है कि संसद के पास समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची शामिल नहीं होने वाले विषयों पे भी कानून बना सकती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है आपसे कि जो 248 कानून है तो उसके अंतर्गत जो संसद है अपनी वो जो न बनने वाले मतलब कानून है उनको केंद्र सरकार समवर्ती सूची या उसमें मतलब बना सकती है। तो इस प्रकार इस तरह से देखें तो भारत को उस समझौते को लागू करने में कोई अड़चन नहीं थी, लेकिन फिर से एक कानूनी समस्या आ खड़ी हुई और वो था प्रस्तावना में। अच्छा आप लोगों ने देखा होगा कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द जो लिखा हुआ है, तो लोकतंत्र में सरकार को शक्ति जनता से मिलती है एक्चुअली। भाई अब सरकार जो है वो मनमानी कर भी नहीं सकती क्योंकि उसके लिए जनता नीचे बैठी हुई है। तो भाई उसी ने क्योंकि कोई भी सरकार अपने भारत में बनती है, लोकतंत्र जो देश होते हैं वो जनता के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है। और दूसरी बात यह थी कि एक प्रस्तावना में शब्द था संप्रभुता, जिसका मतलब है भारत अपने दम पर खड़ा एक देश है और कोई अन्य देश इसे कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कह सकता जिससे भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचे। ठीक, तो इसका दूसरा मतलब ये भी है कि अगर भारत को अपने अंदरूनी मामले में कोई कुछ कह नहीं सकता है तो क्या अपनी संप्रभुता का इस्तेमाल करके भारत अपने क्षेत्र को किसी और को दे नहीं सकता है। तो कुल मिलाकर सवाल यही था कि क्या प्रस्तावना सरकार को ये शक्ति देती है जिससे वह समझौते को लागू कर सके। तो इस तरह का यार कुछ मामला था इसमें। तो ये सुप्रीम कोर्ट चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे ये बोला था कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है और ये सरकार को किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं देती है। तो ये सीधा सा बेरुबाड़ी मामले का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था। और आप लोग आर्टिकल 1, 2, 3, 4 पढ़ लीजिएगा तो उसके अंतर्गत अगर समझेंगे इसको तो काफ़ी आपको आसानी रहेगी समझने में। और ये जो आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था, इन्होंने क्या कि जब वहाँ हालत बिगड़ी तो भाई अब संविधान में अमेंडमेंट करने का समय आ गया कि भाई इस तरह तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो इन्होंने क्या किया था, ये जो पीठ बैठी थी इनकी मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने 47 वर्ष पूर्व केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 24 अप्रैल 1973 क्या था 24 अप्रैल 1973 मामले में संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया। ठीक, पूछा जाए अगर क्वेश्चन में कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो था वो उसमें कितने न्यायाधीशों की पीठ बनी थी, तो सबसे पहले तो आंसर ये लगा दीजिएगा 13। इसके बाद ये कब केशवानंद भारती बनाम ये मामला जो आया था केरल वाला, तो 24 अप्रैल 1973। ठीक, तो इसको कर लीजिए। तो इनकी पीठ जो थी तो वो 7-6 के बहुमत से निर्णय दिया कि संविधान की आधारभूत संरचना अनुलंघनीय है और इसे संसद द्वारा परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। और बोला कि आधारभूत संरचना को इस निर्णय के बाद से भारतीय संविधान में एक सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। आधारभूत संरचना का जो आप लोग मॉडल पढ़ते हैं तो वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से ही वो उभर कर आया था सामने। इसमें ये कहा गया था कि जो अपनी ये प्रियम्बल है प्रस्तावना है इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगर आप परिवर्तन करते हैं तो वो आपके जो पहले से दिए गए जैसे शब्द हैं आपका संप्रभु या आपका लोकतंत्रात्मक गणराज्य है तो इन पर कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर होता है तो आप लोग इसमें बिल्कुल से प्रस्तावना में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना जो पहले से लिखी गई है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा मामला था। चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि मामला क्या रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई है उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन आपको बताना ये ज़रूरी था, थोड़ा समझाना भी ज़रूरी था। देखते हैं। और यहाँ पे उद्देशिका दी गई है तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि हम भारत के लोग
यानी जो भी आपको आपका संविधान है उसमें सबसे पहले ये लिखा गया हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये इसमें जो ये बीच बीच में शब्द दिए गए हैं, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये हम भारत के लोग के और लोकतंत्र गणराज्य, हमारे न्याय को कौन होते हैं, हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, आइए हम लोग इसको डिटेल में चर्चा करते हैं आगे की स्लाइड में। यहाँ पे नोट दिया गया है और बताया गया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी शब्द, जैसा कि आप लोगों ने देखा प्रियम्बल में अपनी प्रस्तावना में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को शामिल किया गया था। आपसे सीधा सीधा एग्जाम में टू द पॉइंट पूछा जाता है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द थे वो किस संविधान संशोधन द्वारा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या प्रस्तावना में ऐड किए गए थे। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको और आप लोग समझ गए होंगे कि 42वां संविधान संशोधन था और 1976 था इसका आंसर। आइए देखते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है कि हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जैसा कि आप लोग ने प्रस्तावना में देखा और मैंने बोला भी कि इसका संपूर्ण व्याख्या आपको आगे देखने को मिल जाएगी। तो हमारे जो प्रस्तावना है तो उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ये सीधा सा क्वेश्चन बनता है आपको, इसलिए मैंने अलग से स्लाइड इसकी बना दिया है। तो जब भी क्वेश्चन पूछे कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है तो सीधा सा आप लोग टिक लगाइएगा 3, और पूछे कौन कौन से, तो सामाजिक न्याय हो गया, आर्थिक न्याय हो गया और राजनीतिक न्याय हो गया। तो आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन सीधा सा आपके पेपर में बनता है और पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में क्या है, यहाँ पे बोला गया हमारे संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। आप प्रियम्बल जब पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो 5 प्रकार की हैं। उसमें हैं कौन कौन सी, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो आपसे यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्वतंत्रताएं हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है वो कितने प्रकार की देता है, तो आपको आंसर टिक करना होगा 5। कभी कभार आपको ऑप्शन में दे देगा 3 दे देगा और 1 4 दूसरा कुछ दे देगा, तो आपको पूछेगा इनमें से कौन नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको हमेशा याद बना रहेगा। देखते हैं अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में है कि इसमें बोला गया है कि हमारे संविधान में 2 प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है। तो कौन कौन सी समता है हमारी, अवसर की समता है और प्रतिष्ठा की समता है। तो सीधा सा क्वेश्चन ये भी पूछा जाए तो इसमें भी आप टिक लगा दीजिए। अब जो ये शब्द थे, जैसे स्वतंत्रता हो गया, आपकी समानता हो गया, लोकतंत्र हो गया, तो आइए इनकी डिटेल से हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये होता क्या है। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड में। प्रस्तावना में उल्लेखित कुछ शब्दों के अर्थ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम लोग इस वीडियो में बहुत ही विस्तृत रूप से मेंस तक के लिए हम लोग व्याख्या देखेंगे और काफ़ी कारगर सिद्ध होगी, तो वैसा ही आप लोग पाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। इसमें दिया गया हम भारत के लोग, जैसा कि प्रियम्बल में अपने बोला गया है सबसे शुरुआत में हम भारत के लोग। तो इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका तात्पर्य यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक देश है। भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु हैं। ये सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मतलब जो भारत है अपना, यहाँ पे सबसे शक्तिशाली कौन है, अपना संविधान है या मतलब अपनी जनता है या सांसद है या आपके राष्ट्रपति हैं। तो उसका सीधा सा आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, हम भारत के लोग, यानी कि हम, क्योंकि हमारे ही थ्रू सरकार चुन के जाती है और जो संविधान भी है वो भी हमारे ही अंडर से वर्क करता है, हमारे लिए ही वो भी नियम बनाता है। तो यानी गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट वाला यहाँ पे प्रोसेस चलता है। दूसरा शब्द है आपका संप्रभुता। तो इसका भी अर्थ आप समझ लीजिए। संप्रभु का मतलब होता है कि इस शब्द से तात्पर्य यह है कि ना तो भारत किसी ऐसे देश पर निर्भर है और ना ही किसी ऐसे देश का डोमिनियन है।
इसके ऊपर ना तो कोई शक्ति है, ना ही कोई इसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। यानी जब ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ से गया था, जब भारत मुक्त होने वाला था, तो ये पूरी तरह से मतलब इसने लिखित रूप में ये पत्र जारी करवा लिया था कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, हम पर कोई भी देश अपना अधिकार या अपना स्थापत्य नहीं कर सकता है, हम जो भी चाहें हम कर सकते हैं। तो वही संप्रभुता आपकी होती है। चलिए देखते हैं अगले में। यहाँ पे दिया गया है समाजवादी शब्द। समाजवादी शब्द का आप अर्थ समझ लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि समाजवादी होता क्या है। तो आपको बताना चाहूँगा कि समाजवादी शब्द से तात्पर्य है कि एक ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों जैसे पूंजी हो गया, आपका जमीन हो गया, संपत्ति हो गई आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो। अच्छा, व्यवस्थाएं कितनी होती हैं? दो प्रकार की जैसे व्यवस्थाएं आपकी हो गई, पूंजीवादी और समाजवादी। तो समाजवादी में क्या होता है, इसके जो विचारधारा यही है कि समाज जो है वो आपस में मिलजुल कर मतलब चीज़ों का बंटवारा करे और आपस में रहे। और वहीं पूंजीवाद जो है तो वो पूंजी की तरफ मतलब अग्रसर होता है, वो पूंजी को महत्व देता है। तो वही यहाँ पे बोला गया है, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया है पंथ निरपेक्ष। इसका एक सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसकी टिप्पणी कीजिए। तो उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो पंथ निरपेक्ष शब्द है उसके बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है कि पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में शुरू में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था। पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारी प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, उनमें से पंथ निरपेक्ष एक है। तो आगे देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जिसका प्रमाण हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक में दिया गया है। आप लोग जब मौलिक अधिकार देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जो 25 से 28 तक है वो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार देता है। तो इसका सीधा सा अर्थ आप ये समझ लीजिए कि पंथ निरपेक्ष का सीधा और सरल भाषा में समझा जाए तो हमारे देश में सभी धर्म एक समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। यानी सरकार जो है अपनी वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी जाति के आधार पर, और इसका हमारे राज्य का या हमारी सरकार का धर्म केवल एक ही है, वो है भारत। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड में। यहाँ पे दिया गया है लोकतांत्रिक। अच्छा, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो लोकतांत्रिक शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में बड़े ही विस्तृत रूप में किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की बात भी शामिल की गई है। अच्छा, उदाहरण के रूप में इसको देखें कि कानून की सर्वोच्चता जैसे है, वयस्क मताधिकार है, आपको मत देने का अधिकार दिया गया है। तो ये लोकतंत्र देश में ही ऐसा होता है कि आपको मतलब निजी स्वतंत्रताएं दे दी जाती हैं कुछ चीज़ों की, कुछ की क्या लगभग चीज़ों की स्वतंत्रताएं दे दी जाती हैं, लेकिन उनका आपको अनुसरण करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही अपनी सीमा में रहकर ही उनका आप दुरुपयोग या उपयोग कर सकते हैं। इसी में दिया गया न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत राज्य के व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण है। आगे दिया गया है इसमें स्वतंत्रता। प्रियम्बल में आप पाएंगे कि स्वतंत्रता शब्द भी उसमें दिया गया है। तो स्वतंत्रता का मतलब आप समझ लीजिए, स्वतंत्रता से तात्पर्य है भारत के सभी नागरिकों के स्वतंत्रता थे जाए, यानी कि हम सभी जब स्वतंत्र होंगे तो उसी को स्वतंत्र बोला जाता है। स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग संविधान की सीमाओं के अंतर्गत ही किया जा सकता है। यानी मैं पहले भी आपसे बता चुका हूँ कि स्वतंत्रता जो है वो एक सीमा में रहकर ही आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर उससे आगे जाएंगे तो उसके ऊपर आपको कानून के जो नियम बने हुए हैं उनका सामना करना पड़ सकता है और आपको उचित दंड भी मिल सकता है। तो इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र पैदा हुए हैं, स्वतंत्र मरेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। इसके लिए हमारे पास कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि आप कुछ ऐसे कृत्य होते हैं जो कि बहुत ही भयावह होते हैं, तो उनको आप लोग ना करें। तो अगर करते हैं तो उसके लिए संविधान बैठा है, और संविधान अगर है तो आपको थोड़ा सा डर है, इसलिए आप लोग उस चीज़ को करने से कतराएंगे। इसलिए स्वतंत्रताओं को आपको एक सीमा के अंदर रह करके उनका पालन करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बात की गई है न्याय। न्याय शब्द को भी आप वहाँ पे देखेंगे प्रियम्बल में अपने। न्याय को देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन। न्याय शब्द का भी हमारे संविधान में बड़े ही विस्तृत ढंग से समझाया गया है, जिसमें से सामाजिक न्याय हो गया, आपका आर्थिक न्याय हो गया और राजनीतिक न्याय। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
तो अब समझते हैं सामाजिक न्याय से क्या है। मानवों द्वारा जाति व वर्ण के आधार पर भेदभाव न किया जाए तथा उनकी उन्नति के लिए बृहद अवसर सुलभ कराए जाएं। यानी सरकार जो हमारी है या हम लोग खुद हैं, तो हम लोग किसी जाति को मतलब एक टारगेट ना करें कि ये हरिजन है या हम जनरल हैं तो हम इसके घर का पानी नहीं पिएंगे। इस तरह का भेदभाव आप मत करिए, क्योंकि ये गलत चीज़ें भी हैं। क्योंकि हमारा संविधान सीधा सा पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष आप उसको बोल सकते हैं कि वो केवल एक ही जाति जानता है, वो है भारत। अच्छा, दूसरा आप लोग देखते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का समान रूप से वितरण। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अपना जो भारत देश है वो समाजवादी व्यवस्था का पालन करता है। तो समाजवाद यही चाहेगा कि जो भी उत्पादन हो और उसका वितरण हो लगभग लोगों में बराबर तरीके से बटे। इससे क्या होगा कि आपस में क्लेश नहीं होगा, यानी कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और लोगों का अगर पेट भरता रहेगा तो उनमें क्रांति की भावना नहीं उत्पन्न होगी। तो इसलिए आर्थिक न्याय भी सुलभ कराए गए हैं। इसके बाद तथा राजनीतिक न्याय से अभिप्राय है कि राज्य के समस्त नागरिकों को सामान्य रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। यानी कि ये जो राजनीतिक न्याय है इसमें आप ये समझ सकते हैं कि आपको जैसे वयस्क मताधिकार का अधिकार प्राप्त है कि आप घर में रह करके या किसी छोटे से गांव से रह करके भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ये अधिकार आपको राजनीतिक अधिकार ही है आपका कि आप मतलब वोट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार का अधिकार आपके राजनीतिक अधिकार कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है समता। समता एक शब्द दिया गया है, आपने प्रियम्बल में देखा भी होगा उसको, प्रस्तावना में। समता शब्द से अभिप्राय है, समता दो प्रकार की दी गई थी तो उन्हीं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। समता शब्द से अभिप्राय है कि समाज किसी भी वर्ग के विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करेगी। यानी जैसे आपकी कोई नौकरी है तो उसमें जैसे यह आरक्षण व्यवस्था आजकल आप लोग देखते हैं, तो ये एक प्रकार से गलत भी इसको कह सकते हैं, लेकिन एक नज़रिए से आप अच्छा भी कह सकते हैं इसको। वो तो अपने अपने ऊपर है कि इसको आप लोग क्या समझेंगे। तो लेकिन संविधान अपना सीधा सा बोलता है कि किसी को जाति के आधार पर मतलब या उसको भेदभाव के आधार पर उसको उस अवसर से वंचित नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है बंधुत्व। बंधुत्व शब्द से तात्पर्य है आपसी भाईचारे की भावना का होना। ये समझ गए होंगे। बंधुत्व शब्द जो है वो आप बोलता है कि आपसी भाईचारे की भावना रहेगी अगर आपके, तो आपका देश बहुत ही आराम से चलता रहेगा। लड़ाई झगड़े अगर नहीं होंगे तो आपका शासन अच्छा चलता रहेगा। आपस में आप लोगों की अगर बॉन्डिंग रहेगी तो शासन को और भी काम करने का अवसर मिल जाएगा। अगर आप लड़ाई झगड़े करेंगे तो सरकार क्या करेगी, जो पुलिस होती है वो आपकी व्यवस्था सही करने में लगी रहेगी, तो वो दूसरा काम क्या करेगी। तो इसीलिए एक बंधुत्व शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें। तो उसका मतलब होता है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना में बंधुत्व के अर्थ को दो तरह सुनिश्चित किया जा सकता है। ये सीधा सा पॉइंट इसमें दिए गए हैं। व्यक्ति का सम्मान करना और देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित करना, ये बंधुत्व का मेन मकसद होता है। चलिए देखते हैं आगे। और ये रहा हमारे वीडियो का एंड। और आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी अच्छा मटेरियल मैंने अपने स्तर से रखने की कोशिश किया है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और अगर कुछ गलतियां हुई हों तो प्लीज़ क्षमा करिएगा। और चलिए वीडियो के अंत में विदा लेते हैं। और इसके जो प्रियम्बल के आपके क्वेश्चन होंगे वो मैं अगली वीडियो जब भी लाऊंगा इसके पॉलिटी की, तो उसमें मैं प्रियम्बल के क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, और आपसे आगामी वीडियो के लिए शुभकामनाएं लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।